तो बात करते हैं राष्ट्रसंघ की। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। ये इतिहास का कह सकते हैं पहला सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था पूरी दुनिया में शांति लाने का। पर सवाल ये है कि क्या ये एक बहुत ही शानदार आइडिया था जो बस चल नहीं पाया, या फिर इसकी शुरुआत में ही कोई गड़बड़ थी। चलिए आज इसी ऐतिहासिक प्रयोग की परतें खोलते हैं। 17 करोड़। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई। जरा सोचिए कितना भयानक मंजर रहा होगा। इस तबाही ने ना पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था और सबको लगने लगा था कि भैया अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यही वो एक सवाल था जो उस वक्त हर बड़े लीडर के दिमाग में घूम रहा था कि इतनी बड़ी तबाही के बाद क्या हम भविष्य में होने वाले युद्धों को रोक सकते हैं। और जानते हैं, इसी एक सवाल के जवाब में एक ऐसा आइडिया सामने आया जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का आइडिया जो सारे देशों को एक मेज पर लाए और लड़ाई झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे ये दुनिया शांति की मांग कर रही थी, फिर इस नई व्यवस्था का पूरा ब्लूप्रिंट क्या था, इसकी शुरुआती कामयाबियां क्या रहीं, और फिर वो कौन सी बड़ी वजह थी जिससे ये फेल हो गया, और आखिर में हम इसकी विरासत और एग्जाम के लिए जो जरूरी बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि वो क्या माहौल था, वो कौन सी वजहें थीं जिनसे इस आइडिया ने जन्म लिया। देखिए, इस आइडिया के सबसे बड़े पैरोकार थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। उन्होंने अपने एक बहुत ही फेमस प्लान, जिसे 14 पॉइंट्स कहा जाता है, उसमें यह प्रस्ताव रखा था। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाना जो देशों के बीच सहयोग बढ़ाए और आने वाले समय में युद्धों को टाले। तो ठीक है, आइडिया तो आ गया। अब देखते हैं कि ये आइडिया कागज से उतरकर हकीकत कैसे बना और इस नए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आखिर था कैसा। तो साल था 1919 जब वर्साई की संधि हुई और उसी में यह तय हुआ कि हाँ, राष्ट्रसंघ बनाया जाएगा। और फिर ठीक एक साल बाद 10 जनवरी 1920 को इसने ऑफिशियली काम करना शुरू भी कर दिया और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया स्विट्जरलैंड के एक बहुत ही शांत शहर जिनेवा में। अब अगर इसके मकसदों की बात करें ना, तो वो बहुत बड़े थे। मतलब इनका मिशन था कि दुनिया में परमानेंट शांति हो, देशों के बीच जो हथियार बनाने की होड़ लगी है उसे कम किया जाए, और चाहे कोई देश छोटा हो या बड़ा, सबकी सुरक्षा पक्की हो। और इन सब ऊंचे ऊंचे मकसदों के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल था, कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी सामूहिक सुरक्षा। इसका मतलब एकदम सीधा और सिंपल था, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। अगर कोई देश किसी भी मेंबर देश पर अटैक करता है तो बाकी सारे देश मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही प्लान था। अच्छा, अब ये काम कैसे करता था? तो इसके 4 मेन हिस्से थे। पहली थी असेंबली, जिसमें सारे मेंबर देश होते थे। फिर थी काउंसिल, ये एक छोटी बॉडी थी पर ज्यादा पावरफुल थी, जो खतरों से निपटती थी। तीसरा था सेक्रेटेरिएट, जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता था। और चौथा परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो देशों के बीच के कानूनी झगड़े सुलझाता था। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसी विडंबना जिसने सबको हैरान कर दिया। पता है क्या? जिस देश के राष्ट्रपति ने यह पूरा सपना देखा था, वही देश यानी अमेरिका, वो कभी इसका मेंबर बना ही नहीं। हुआ ये कि अमेरिका की सेनेट ने वर्साई की संधि को पास करने से ही मना कर दिया, और बस ये संगठन अपनी शुरुआत में ही एक बहुत बड़े झटके से कमजोर पड़ गया। हाँ, ये बात तो है कि इसमें कमियां थीं, पर यह कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि यह पूरी तरह से बेकार था। नहीं, अपने शुरुआती सालों में इसने कुछ वाकई काबिले तारीफ काम भी किए थे। कई ऐसे मौके आए जब इसने छोटे मोटे झगड़ों को एक बड़ी लड़ाई बनने से रोक लिया। जैसे कि फिनलैंड और स्वीडन के बीच ऑलैंड आइलैंड्स को लेकर एक विवाद था, उससे सुलझाया। ग्रीस और बुल्गारिया के बीच एक संकट खड़ा हो गया था, वहां भी इसके दखल देने से शांति बनी रही। और इसका काम सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं था, सोशल फील्ड में भी इसने बहुत अच्छा काम किया। जैसे इसने रेफ्यूजीज की मदद की, मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए कैंपेन चलाए, और पूरी दुनिया में मजदूरों के अधिकारों के लिए नए स्टैंडर्ड्स भी सेट किए। लेकिन ये जो शुरुआती कामयाबियां थी ना, ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाईं। बहुत जल्द दुनिया पर खतरे के ऐसे बादल मंडराने लगे जिनका सामना करने में ये संगठन पूरी तरह से फेल हो गया। इसका पहला बड़ा टेस्ट हुआ 1931 में। जापान ने चीन के एक इलाके मंचूरिया पर हमला कर दिया। अब लीग ऑफ नेशंस ने इसकी निंदा तो खूब की, भाषण भी दिए, लेकिन जापान के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाया, और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक सिग्नल था। और फिर 1935 में मुसोलिनी के इटली ने इथियोपिया पर हमला कर दिया।
इस बार लीग ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, कुछ आर्थिक पाबंदियां भी लगाईं, पर वो इतनी कमज़ोर थीं, इतनी बेअसर थीं कि इटली को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और ये लीग ऑफ नेशंस के ताबूत में कह सकते हैं एक और कील ठोकने जैसा था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये फेल हुआ क्यों? वजहें कई थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह अमेरिका जैसी सुपर पावर का मेंबर ही न होना। दूसरी, इसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी कि अपने फैसलों को लागू करवा सके। और एक और बड़ी दिक्कत थी कि कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए सबकी सहमति जरूरी थी, जिससे कई बार कोई फैसला हो ही नहीं पाता था। और इन सबसे ऊपर बड़े बड़े देशों ने हमेशा अपने फायदे को दुनिया की भलाई से ऊपर रखा। तो ये तो तय है कि लीग ऑफ नेशंस का अंत एक नाकामी में हुआ, लेकिन इसकी कहानी बस यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। असल में इसकी नाकामी ने ही दुनिया को आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ ना, तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि लीग ऑफ नेशंस अपने मिशन में बुरी तरह फेल हो चुका है। फिर जब लड़ाई खत्म हुई तो 1945 में एक नया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत संगठन बनाया गया, जिसे आज हम यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। और इसके बनने के ठीक अगले साल 1946 में लीग ऑफ नेशंस को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस भले ही फेल हो गया, पर यह एक जरूरी फेलियर था। मतलब इसकी गलतियों से ही तो दुनिया ने सीखा। इसकी कमियों को देखकर ही तो ये समझ आया कि एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया जाए, और उसी सीख से बना यूनाइटेड नेशंस। एक तरह से इसने आज के इंटरनेशनल सिस्टम की नींव रखी। और अब खास तौर पर उन सभी के लिए जो HP पटवारी और JBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये स्लाइड सबसे जरूरी है। फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। स्थापना हुई 1920 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में। आइडिया था वुड्रो विल्सन का। ये बना था वर्साई की संधि के आधार पर। इसका मूल सिद्धांत था कलेक्टिव सिक्योरिटी। 1946 में इसे भंग कर दिया गया और इसकी जगह ली यूनाइटेड नेशंस ने। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस एक जरूरी फेलियर था जिसने हमें आगे के लिए सबक दिए, तो क्या ये मुमकिन है कि आज के हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में, आज की हमारी दुनिया में भी कुछ ऐसी ही छिपी हुई कमजोरियां हों जिन्हें हम फिलहाल देख नहीं पा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।